हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा थ्योरी में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक, जिसमें आपको स्टडी कराया था कि आपको दर यानी कि रेट ऑफ लॉ था, और उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शंस था। उसको हमने कैसे डिफाइन किया था और कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस का क्या करेंगे कैलकुलेशन किया था, हमने इसको बताया था। तो पिछले वाला क्लास अगर नहीं देखे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 केमिस्ट्री का, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उस केमिकल रिएक्शंस को इफेक्टिव यानी कि फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स होते हैं प्रभावित करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप घर बैठे स्टडी कर पाएंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 केमिस्ट्री। इसमें हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, उसमें हमने आपको बताया था कि अभिकारक के जो रेट है, यानी कि अभिकारक का जो आपका रेट है उसके सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। अभिकारक के सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, और प्रतिफल के सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रासायनिक अभिक्रिया में आपको अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, और प्रतिफलों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला पहला आपका टॉपिक क्या है, वह प्रभावित करने वाला कारक क्या है, अभिकारक का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण पहला आपका है कारक, अभिकारकों का सांद्रण। क्लियर? पहला आपका टॉपिक क्या है, अभिकारकों का सांद्रण, यानी अभिकारक को सांद्रण जो है, अभिकारक का जो सांद्रण है वह रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हम क्या जानते हैं, हमने भी बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है तो प्रतिफल की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चूंकि हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि समय बीतने के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी तथा प्रतिफलों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? यानी कि केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वह डिफाइन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है तो प्रतिफल की सांद्रता क्या होती है, वृद्धि होती है। और यानी कि समय बीतने के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण क्या करता है, घटता है, और अभिकारक का प्रतिफल का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? इसके अनुसार ठीक है, यानी कि इस द्रव्यमिति नियम के अनुसार आपको ये बताया जाएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो दर होता है, जो क्या होता है, रेट होता है, वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो दर होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की क्या होता है,
सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? यानी कहता है कि कोई अगर टेम्परेचर हो तो किस टेम्परेचर पर किसी दिए गए ताप पर जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, जो रेट ऑफ क्या होता है रिएक्शंस होता है, वह अभिकारकों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक अभिक्रिया के लिए अगर बात करें कि A प्लस बी हो गया C, ठीक है, ये आपका क्या है अभिकारक है और ये क्या है आपका प्रतिफल है। क्लियर? तो A और B अभिकारक है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद C प्रतिफल बनता है। तो कहता है कि जो दर होगा, जो क्या कहता है दर जो कहता है वह समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल। ठीक है, यानी R जो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल। क्लियर? अगर हम R को क्या करते हैं इक्वल करते हैं तो हो जाता है K इंटू ए और यहाँ पर हो गया B, यानी फाइनल आपका हो गया R बराबर K कांस्टेंट हो गया A और यहाँ पे B क्या हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि R बराबर यह क्या है आपका K क्या है कांस्टेंट है और आपका A जो है यह क्या है अभिकारक A की सांद्रता है और B जो है अभिकारक B की क्या है सांद्रता है। तो कहता है अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल क्या था सीधा समानुपाती होता है और K जो है आपका क्या है स्थिरांक है, K जो क्या है आपका कांस्टेंट है। क्लियर? तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि R बराबर K इंटू ए और यहाँ पर क्या आ गया B। ठीक है, जहां A बराबर अभिकारक A की सांद्रता है, B बराबर अभिकारक B की सांद्रता है। क्लियर? K जो है आपको क्या है स्थिरांक है K क्या है नियतांक है और R तो पता ही आपका क्या है दर है, रेट है। R मतलब कि दर अभिक्रिया की क्या है दर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस जो आया वह प्रोडक्ट के क्या है A और B के प्रोडक्ट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सामान्य अभिक्रिया के लिए एक सामान्य अभिक्रिया के लिए एक समान अभिक्रिया के लिए अगर A B B C C और D D हो तो उस समय आपका जो R होगा वह K इंटू ए के पावर A जो पावर A हो जाएगा और यहाँ पर B और B के पावर क्या हो जाएगा B। क्लियर? यानी कि एक समान रिएक्शन के लिए अगर अभिक्रिया का रेट निकालना हो तो K इंटू ए के पावर जो यहाँ पर होगा A हो जाएगा और B इंटू जो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा B हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपको अभिकारकों का सांद्रण, यानी कि डिपेंड करता है, सबसे पहला प्रश्न है कि अभिकारकों का सांद्रण निर्भर करता है। दूसरा जो आपका टॉपिक है, पहला तो हो गया अभिकारक का सांद्रण, दूसरा जो है ताप, दूसरा जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है अभिकारक को वह आपका क्या है ताप, टेम्परेचर क्या है ताप है, टेम्परेचर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट है वह ताप बढ़ाने पे क्या करता है बढ़ता है। ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो टेम्परेचर है वह क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट है वह टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है, क्या करता है इंक्रीज करता है।
ठीक है। तो अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के रेट में आपको 2 से 3 गुना क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 से 3 गुना क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो उसको हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं, जिसका नाम क्या है, आपको एक गुणक का नाम रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो उतना गुना वृद्धि हो जाता है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हम दे देंगे ताप गुणांक। क्या करेंगे, ताप गुणांक, जिसको हम गुणांक के ताप गुणांक के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यानी हमने भी देखा कि ताप क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप अगर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। सॉरी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम किसी अभिक्रिया के दर का टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी रेट जो होगा रिएक्शंस का, वह 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाएगा। और जो वृद्धि होता है इसको हम किस चीज में, जो ताप में जो वृद्धि होती है, ताप वृद्धि जो हम करते हैं, उस ताप का नाम क्या है, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर, तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे सभी अभिक्रियाओं का वेग, सभी अभिक्रियाओं का वेग। क्लियर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या करता है, बढ़ता है। क्लियर, मैं राइट इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप भूल जाए तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सभी अभिक्रियाओं का वेग क्या है, ताप बढ़ाने पर क्या करता है, बढ़ता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर में, अभिक्रिया के दर में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। क्लियर, जिसे ताप गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। क्लियर, यानी कि अभिक्रिया की दर में 2 से 3 गुना क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, जब उसका हम 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आया, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक क्या है। क्लियर, तो ताप गुणांक भी हम देख सकते हैं, नोट कर लेंगे कि ताप गुणांक क्या है। ठीक है, ताप गुणांक क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो कोई दो टेम्परेचर होगा जिसमें आपको 10 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कोई दो टेम्परेचर लेंगे, उस दो टेम्परेचर पर उसके उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो उसका रेशियो का नाम क्या है, उसके रेशियो का नाम क्या है, ताप गुणांक। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर के दो तापों, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक का 298 केल्विन लिखते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, 308 केल्विन होना चाहिए। 298 और 308 का अंतर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है। पर दर स्थिरांकों का अनुपात, दर स्थिरांकों का अनुपात जो है आपको क्या कहता है, ताप गुणांक कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर,
यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर अगर दो टेम्परेचर हो तो दो टेम्परेचर के आधार पर उनके डिपेंड पर दो रेट कांस्टेंट का क्या कहता है रेशियो जो है आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि ताप गुणांक बराबर हम क्या कहेंगे, ताप गुणांक बराबर हम क्या कहेंगे 308 सॉरी 298 केल्विन। चूंकि ये ज़्यादा है तो 308 केल्विन पर दर स्थिरांक बटा 298 केल्विन पर दर स्थिरांक। क्लियर। यानी कि ताप गुणांक बराबर 398 केल्विन 308 केल्विन पर दर स्थिरांक और 298 केल्विन पर दर स्थिरांक। यानी कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस का क्या अंतर कहलाएगा। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको लिख सकते हैं K35 और K35 और K25, जहाँ पर K35 का मतलब है 30 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक और यह आपका K25 मतलब हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक। क्लियर। K35 का मतलब हो गया कि 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक और K25 का मतलब हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक। तो हम लिख भी सकते हैं जहां K35 बराबर 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक और K25 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक। क्लियर। यानी कि आप डायरेक्ट याद कर लेंगे कि ताप गुणांक जो होता है टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वह क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर आपको दो दर स्थिरांक का क्या होता है रेशियो को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर। तो ये रहा आपको ताप पर डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कितना हो गया, एक अभिकारक का सांद्रण, दूसरा हो गया ताप और तीसरा जो है आपका है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसका, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो सबसे पहले हम जान लें उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, एक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आवश्यकता के अनुसार अगर वह अभिक्रिया का रेट अगर बहुत स्लो होने वाला है तो हम ऐसा कैटलिस्ट का यूज करते हैं कि उस अभिक्रिया को थोड़ा तेज कर सके। यानी कि वह उत्प्रेरक जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया को फास्ट भी कर सकता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्लो भी कर सकता है। जैसा कैटलिस्ट डालेंगे वैसा अपना प्रभाव दिखाएगा। तो उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में माने उसकी तो स्वयं भागीदारी नहीं होती, वह भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को वृद्धि या कमी भी कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं वैसे पदार्थ, पहले हम नोट में कर लें कि वैसे पदार्थ जो बगैर स्वयं में परिवर्तन
स्वयं में परिवर्तन किए बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, क्लियर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। यानी कि स्लो हो तो फास्ट भी कर सकता है, फास्ट हो तो स्लो भी कर सकता है। जैसा कैटलिस्ट यूज करेंगे वैसा अपना प्रभाव दिखाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर, यानी कि उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होता है वह अपने में चेंजिंग कुछ नहीं लाता, अपने में चेंजिंग कुछ नहीं लाता, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया को रेट को कभी स्लो कर सकता है तो कभी हाई कर सकता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जो रेट है उसको स्लो या फास्ट कर सकता है। क्लियर, तो हम देखेंगे कि आपको उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या का काम करता है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को घटा देता है। यानी धनात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऐसे लिखेंगे उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्लियर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि यह अभिक्रिया की दर को, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्लियर, यह अभिक्रिया की दर को घटा देता है। क्लियर, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप देखे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो ऊपर होता है उसको हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक। जैसे आपको देखें कि N2 + H2 हो और ऐसे आपने देखा होगा इस पे ऊपर Pt लिखा हो और यहाँ पे क्या है NH3 2 है 3 है, कि इसके ऊपर जो लिखा रहता है वही क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन के ऊपर जो एक एलिमेंट लिखा आता है जिसको यहाँ पे जैसे प्लैटिनम क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कहीं प्लैटिनम लगता है, कभी आयरन भी लग सकता है, कहीं मोलिब्डेनम लगता है, कहीं कैडमियम लगता है, कहीं पैलेडियम, ऐसे तरह के एलिमेंट लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर कैसे लगाए जाएंगे कि अगर हमको रिएक्शंस जो है ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ होने वाला है, अब जैसे लेबोरेटरी में हम यूज कर रहे हैं और कोई ऐसा रिएक्शंस है कि बोतल तुरंत फट जाए, ठीक है, बोतल तुरंत फट जाए, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, ऐसे कैटलिस्ट का यूज करेंगे कि उसका रिएक्शन क्या हो, स्लो हो, धीरे से हो और अंत तक हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, जिनको होने में बहुत से टाइम भी लग सकता है, तो उसमें हम धनात्मक उत्प्रेरक का यूज करते हैं जो अभिक्रिया के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, और जो ज़्यादा हाई रिएक्शंस है, जो ज़्यादा इफेक्टिव रिएक्शंस है, जिससे हमको हार्मफुल हो सकता है, जिससे हमको हानि हो सकती है, खतरा हो सकता है, तो उसमें हम ऐसे कैटलिस्ट का यूज करते हैं कि वह रिएक्शन को स्लो माध्यम में उसको क्या करें, पूर्ति करें। तो यह आपको देखा गया कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला भी क्या है, आपका उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है।
यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक उपस्थिति भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। धनात्मक उत्प्रेरक लगाएंगे तो अभिक्रिया बढ़ेगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक लगाएंगे तो अभिक्रिया को दर को घटा देगा। क्लियर? ये रहा हमारा थर्ड टॉपिक, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला जो चौथा टॉपिक है उसका नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। तो कहता है कि जिस रिएक्शंस में जो अभिकारक का आपको किस चीज पर रिएक्शन पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना क्या होगा? अधिक होगा, तो अभिक्रिया की दर उतना ही क्या होती है? अधिक होती है। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा तो उसकी अभिक्रिया जो उतना ही फास्ट होती है। लेकिन अतः ऐसी अभिक्रियाओं में, यानी कि ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारक जितने बारीक चूर्ण में होते हैं, मतलब कि टुकड़े टुकड़े बारीक चूर्ण में होते हैं, तो उनकी अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। क्लियर? यानी कि बारीक चूर्ण अगर रहेगा अभिकारक का तो अभिक्रिया तेज होती है, लेकिन टुकड़े में हो तो वो ज्यादा थोड़ा तेज नहीं होती। यानी कि ऐसे हम कहेंगे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? अभिकारक का है। तो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही अधिक होता है उसकी अभिक्रिया गति उतना ही अधिक होती है। तो लिखेंगे अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया की गति भी उतनी ही तेज होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का बारीक चूर्ण की अवस्था के लिए, बारीक चूर्ण की अवस्था में लिए जाए तो ठीक है। यानी कहता है कि इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए अगर क्या करते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं में आपको अभिकारकों की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करना है ज्यादा करना है, तो उसको अगर हम बारीक चूर्ण में क्या करें उसका यूज करें तो उसकी अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। तो बारीक अवस्था में अगर लिए जाते हैं तो उतनी ही तेजी से अभिक्रिया होगी या होती है। क्लियर? जैसे हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे HCl है। ये रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और CO2। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपको टुकड़ा के रूप में लिया गया है। किस चीज में? एक टुकड़ा के रूप में लिया गया है। यहाँ पर बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या किया है? टुकड़ा के रूप में लिया गया है। तो अब क्रिया तो हो रही है लेकिन अब क्रिया क्या होगी? मंद होगी। क्या होगी? मंद होगी। लेकिन इसी को अगर हम इसी अभिकारक के अगर हम बारीक चूर्ण लेंगे
ठीक है। तो अभिक्रिया तो होगी लेकिन क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा बात ये जान जाए कि अगर अभिकारकों की जो उपस्थिति है वह एक बारीक चूर्ण में लिया जाए तो अभिक्रिया की जो दर है वह क्या होगी, तेज होगी। और अगर टुकड़े के रूप में लिया जाता है तो यानी कि दर को छोड़कर, बारीक को छोड़कर कुछ भी लिया जाता है, टुकड़ा ही होगा, तो उसमें अभिक्रिया की दर क्या होती है, मंद होती है। और बारीक में अभिक्रिया की दर क्या होती है, तेज होती है। ये रहा आपका चौथा टॉपिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, सरफेस एरिया, इसका रिएक्टेंट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। पांचवा टॉपिक क्या है, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें आपका पांचवा टॉपिक क्या है, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया को जो रेट है, जो दर है, वह आपको अभिकारक के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते हैं तो नए बंध जुड़ते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें पुराने बॉन्ड क्या करते हैं, टूटते हैं, और नए बंध क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो अगर बंध जितना ही आसानी से टूटता है, बॉन्ड जितना ही आसानी से टूटता है, तो अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारकों की प्रकृति पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध क्या करते हैं, टूटते हैं, तो नए बंध क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यानी कि नए बंध बनते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध जितने आसानी से क्या करते हैं, टूटते हैं, अभिक्रिया की दर भी उतना ही क्या होती है, तेज होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर, अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक का नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसमें यह देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध क्या होते हैं, नए बंध बनते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ नया बंध क्या होता है, बनता है, पुराने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। तो जो नया बंध आपका टूटता है, जितना आसानी से अगर टूटता है तो रासायनिक अभिक्रिया, अतः बंध जितना आसानी से टूटता है, जितना आसानी से टूटता है, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति उतना ही तेज होती है, उतना ही क्या होती है, तेज होती है। यानी कि अभिकारकों का जो आपको क्या है, प्रकृति है, नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें रिएक्शन होने के समय में एक बंध टूटता है कि नया बॉन्ड बनता है। तो एक बॉन्ड जो टूटेगा वह जितना आसानी से टूटेगा
उसको उतना ही अभिक्रिया की जो रेट है उतना ही क्या होती है, तेज होती है, जिसको हम कहते हैं अभिकारकों की सांद्रण। अभिकारकों की किस पर, प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है अभिकारक के प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक आपका है प्रकाश की उपस्थिति। 6 नंबर टॉपिक, प्रकाश की उपस्थिति। लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला आपका छठा टॉपिक जो है, 6 नंबर जो टॉपिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति। हमने देखा कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो जब तक डार्क रूम में, चाहे डार्क में रहेंगे यानी अंधेरे में रहेंगे, तो कोई रिएक्शंस नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको लाइट में रखने पर ही रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पर भी आपको रासायनिक अभिक्रिया की जो दर को प्रभावित करने वाला कारक है वह प्रेजेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश की क्या है, उपस्थिति है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो होती हैं, और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको प्रकाश के जब तक लाइट नहीं मिलेगा तब तक कोई रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं अंधेरे में नहीं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं अंधेरे में नहीं होती हैं, अंधेरे में नहीं होती है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में होती है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लियर। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट कहता है कि अगर लाइट रहेगा तो रिएक्शंस होगा, लाइट नहीं रहेगा तो रिएक्शंस नहीं होगा। फाइनल सर्टिनोट। यानी कि कहता है कि लाइट रहेगा तो रिएक्शंस होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जैसे कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि जैसे आपको मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं, अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी लाइट हो, लाइट मिलेगा तो आपको बनाएगा CH3Cl3 और HCl। क्लियर। यानी कि मीथेन का क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो जब तक लाइट रहेगा तब तक वह क्या आपको CH3Cl आपको बनाएगा, यहाँ पर Cl रहेगा, CH3Cl बनाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। लेकिन इसी को अगर हम डार्क कर दें, इसी रिएक्शन को अगर हम डार्क कर दें, अंधेरे में कर दें, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। क्लियर। यहाँ पर कोई रिएक्शंस नहीं होगा, क्योंकि यह ऐसी रिएक्शंस है जो जब तक लाइट नहीं मिलेगा तब तक कोई रिएक्शंस नहीं होगा। तो यह आपका छठा टॉपिक था, रसायन की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला लास्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति यानी हमने देखा कि टोटल आपको रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए। जिसमें पहला था अभिकारकों का सांद्रण, दूसरा था ताप, तीसरा आपका क्या था, उत्प्रेरक की उपस्थिति, चौथा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचवा था आपको अभिकारकों की प्रकृति, और छठा था आपका प्रकाश की उपस्थिति। क्लियर। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वेग नियम या वेग समीकरण।
वेग नियम या वेग समीकरण। क्लियर? वेग नियम या वेग समीकरण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो वेग नियम यानी कि रेट लॉ, रेट लॉ या आपको रेट इक्वेशन, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों और प्रतिफल की जो मात्रा होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम एक एक्सप्रेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं, एक व्यंजक के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसका नाम क्या है? रेट लॉ या रेट इक्वेशन। यानी कह रहा है कि अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच, सांद्रण के बीच, मोलर सांद्रण के बीच का जो संबंध होता है, जो मोलर सांद्रण होता है अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मोलर सांद्रण जो होता है, उसके बीच के जो क्या होता है, संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम एक व्यंजक के रूप में व्यंजक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपको वेग नियम या वेग समीकरण। क्लियर? तो चलिए इसको राइट करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर एवं अभिकारकों की मोलर सांद्रण। क्लियर? अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शंस और अभिकारकों की मोलर सांद्रण, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और यह क्या है आपका? रेट ऑफ रिएक्शंस। इसके जो क्या है आपका, जो बीच संबंध है, के बीच जो मात्रात्मक संबंध है, मात्रात्मक संबंध है, तो संबंध को एक व्यंजक द्वारा, एक व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। क्लियर? कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का जो रिलेशन होता है, जो मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन होता है, जो मात्रात्मक संबंध होता है, उसको हम एक एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या है? रेट लॉ या रेट इक्वेशन। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर 2NO2 है और यहाँ पर क्या है? F2 है, रिएक्शन किया तो बनाता है 2NO2 और F, ठीक है, बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दर व्यंजक, दर व्यंजक जो होगा आपका हो जाएगा K इंटू NO2, ठीक है। NO2 के बगल में क्या है? 2 लिखा है और F2 के बगल में कुछ नहीं है, 1 लिखा है तो 1 लिख, इसके बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यानी कि यह आपका दर व्यंजक जो है हो गया K इंटू NO2 के पावर 2 और F2। यही आपका क्या है? वेग समीकरण। क्या है? वेग समीकरण है। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम दें कि जैसे N2 है और 3H2 है, यहाँ हो गया NH3, तो हमको दर व्यंजक लिखना है, तो क्या हो जाएगा? K इंटू N2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? H2, और यहाँ पर बगल में कितना है? 3, यहाँ पर 1 था तो 1 नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 3। क्लियर? यही आपका क्या है? रेट लॉ या रेट इक्वेशन।
क्लियर। यानी कि वेग नियम विवेक समीकरण, आपको वेग नियम विवेक समीकरण क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रेट है और अभिकारकों की सांद्रता के जो मैग्नीट्यूड है उसको एक एक्सप्रेशन के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका नाम क्या है, वेग समीकरण या वेग नियम। क्लियर। तो इस तरह आप वेग समीकरण या वेग नियम को लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर नियम। रेट लॉ, दर नियम। ठीक है, रेट लॉ यानी कि दर नियम। तो यह क्या है, सेम वही चीज है, दर नियम या रेट लॉ क्या है, वही चीज है। कि इसमें क्या आता है, गणितीय व्यंजक, एक गणितीय व्यंजक जो आपको ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट लॉ है, जो दर नियम है, वह क्या है, एक गणितीय व्यंजक है। एक क्या है, गणितीय व्यंजक है। तो जो इसका जो मैथमेटिकल्स क्या एक्सप्रेशंस है, वह क्या करता है कि अभिकारक के सांद्रता को पदों में, अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसको पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अभिकारक को इस सांद्रता को क्या चीज कहता है, पदों में व्यक्त किया जाता है, जो सही अभिक्रिया की दर को व्यक्त करता है। यानी कि वैसे गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है, लेकिन उसमें जो आपका क्या होगा, एग्जैक्ट क्या करता है, एग्जैक्ट वह क्या करता है, सांद्रता को व्यक्त करता है, अभिक्रिया की दर को व्यक्त करता है, उसका नाम क्या है, अभिक्रिया दर नियम, रेट लॉ। तो क्या कहेंगे कि वैसा गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की सांद्रता पदों में सही अभिक्रिया दर क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, दर नियम कहलाता है। ठीक है, यानी कहता है कि यह एक ऐसा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको टर्म और रसायन लॉ ऑफ क्या है, जो रिएक्शंस है, यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शंस है उसको क्या करता है, सही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम क्या है, दर नियम। और जैसे किसी सामान्य अभिक्रिया की ये बात की जाए, किसी समान अभिक्रिया के लिए अगर बात की जाए, जैसे अगर ए हो और बी हो, सी और डी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक समान अभिक्रिया है, इसके बगल में क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक गुणक है। ये क्या है, आपको स्टोइकोमेट्रिक गुणक है, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको जो दर होगा, क्या होगा, जो दर होगा वह k इंटू ए के पावर m और b के पावर m हो सकता है। जो रेट होगा वह k इंटू ए के पावर m और b के पावर m हो सकता है, क्योंकि जहाँ k आपका क्या है, वेग स्थिरांक है, जहाँ k आपका क्या है, वेग स्थिरांक है, और a और b का, a जो है आपका a का
मोलर सांद्रण है और B जो है B का मोलर सांद्रण है। क्लियर? यह के आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। ए जो है आपको ए की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है और बी जो है आपको बी की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। अगर इसको हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, यदि अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता को इकाई में व्यक्त किया जाए, इकाई में व्यक्त कर दिया जाए, तो यानी कि जो दर होगा वह k इंटू ए के पावर m है और b के पावर n है। यहाँ पर a बराबर और b बराबर क्या हो जाए 1, ठीक है। यानी कि a और b की जो सांद्रता है उसको 1 मोल प्रति लीटर मान लिया जाए, तो वह आपका क्या हो जाएगा, जो दर होगा, जो क्या हो जाएगा, दर जो होगा वह k इंटू 1 यानी कि दर जो होगा k के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अभिक्रिया की जो दर है वह वेग स्थिरांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जब प्रत्येक अभिकारक, कह सकते हैं कि जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता अगर 1 मोल प्रति लीटर हो, जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो अभिक्रिया की दर, तो उस समय अभिक्रिया की दर को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि दर जो है आपको k हो गया और यह अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो गया, k के बराबर, यानी कि अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें वेग स्थिरांक का डेफिनेशन भी दे सकते हैं, यानी वेग स्थिरांक का परिभाषा भी दे सकते हैं कि जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई मान लिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर वेग स्थिरांक कहलाता है। फाइनल, तो ये रहा आपका टॉपिक टोटल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि डेली आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप परफेक्ट स्टडी कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।